अगर आपको लगा कि ये सिर्फ एक साधारण लव स्टोरी है तो रुक जाइए, क्योंकि यहाँ प्यार से भी बड़ा है धोखा, और धोखे से भी बड़ा है एक ऐसा सीक्रेट जो पूरी कहानी को उल्टा पलट देगा। एक लड़की जिसने पूरे 4 साल अपने बॉयफ्रेंड को गरीब समझकर हर महीने पैसे भेजे, लेकिन सच्चाई, लड़का खुद करोड़पति निकला और अब वही लड़की किसी दूसरे अमीर घराने के वारिस से सगाई करने जा रही है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मजबूरी या फिर लालच? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है लू शिंगचेन से, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े शौक से गुजर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड शेन शिंगयू अचानक उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसके बाद ऐसे गायब हो जाती है जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। फोन नंबर बंद, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट और कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद उसका लॉयर लू शिंगचेन के सामने एक मोटी फाइल रखता है। उसमें लिखा होता है कि शेन शिंगयू अपनी आलीशान विला और पूरे 18 मिलियन युआन की सेविंग्स लू शिंगचेन के नाम गिफ्ट कर रही है। मतलब 4 साल के रिश्ते का थैंक यू गिफ्ट। यहीं लू शिंगचेन को पहली बार पता चलता है कि शेन उसे हमेशा एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट समझती रही, जबकि असलियत में वो खुद एक बेहद अमीर परिवार का वारिस था। उसने कई बार अपनी फैमिली बैकग्राउंड बताने की कोशिश की, लेकिन शेन हर बार हंसकर कहती, तुम चाहे जितने भी अमीर हो, मुझसे ज्यादा कभी नहीं हो सकते। लू ने भी प्यार में कभी ईगो नहीं दिखाई, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो उसने अचानक ब्रेकअप क्यों किया? और यही सवाल उसे सच्चाई तक पहुंचा देता है। उसके फैमिली कनेक्शंस पता लगाते हैं कि आज ही शेन शिंगयू की एंगेजमेंट होने वाली है पेई जिंगहेंगे नाम के एक पावरफुल बिजनेस हेयर के साथ। अब लू बिना एक सेकंड गंवाए सीधे एंगेजमेंट वेन्यू पहुंच जाता है। स्टेज पर शेन दुल्हन जैसी खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान गायब है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि डर साफ दिखाई देता है। लू को तुरंत महसूस होता है कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, और तभी भीड़ में अचानक हंगामा मच जाता है। पेई जिंगहेंगे आगे बढ़कर शेन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शेन इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाती है, यानी वो खुद उसे छूना भी नहीं चाहती। पेई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या तुम अपना वादा इतनी जल्दी भूल गई? ये सुनते ही शेन का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। अब तो साफ था ये एंगेजमेंट उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। उसी समय शेन की नजर लू शिंगचेन पर पड़ती है। एक पल के लिए उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठती है, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद फिर से गायब हो जाती है। और अब पेई जिंगहेंगे की नजर सीधे लू पर पड़ती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, मेरी फियांसे को इतने प्यार से बुलाने की हिम्मत कैसे हुई? पूरा हॉल लू को तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगता है, लेकिन लू कोई रोने वाला हीरो नहीं है। उसे याद आने लगता है उनकी पहली मुलाकात। कॉलेज क्लब एक्टिविटी के दौरान लू अपने दोस्तों के स्नैक्स चुराकर खा रहा था। दोस्त मजाक में बोले, पहले हमें पापा बोल फिर खाना मिलेगा। तभी वहां पहुंचती है शेन शिंगयू। उसे लगा ये लड़का बुली किया जा रहा है और बिना कुछ सोचे वो लू की साइड ले लेती है। बस यहीं से लू को पहली नजर में प्यार हो जाता है। धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पूरे कॉलेज में चर्चा होने लगती है कि शेन एक गरीब लड़के को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तब भी लू ने सच बताने की कोशिश की कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिच है, लेकिन शेन ने उसकी बात को कभी सीरियस ही नहीं लिया। 4 साल दोनों का रिश्ता बेहद प्यारा चलता रहा, इसलिए आज का ब्रेकअप लू के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो शेन से सिर्फ एक जवाब चाहता था, क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप सिर्फ इस आदमी से शादी करने के लिए किया? पूरा हॉल शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल चटाक शेन सबके सामने लू को जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैंने कहा था यहाँ मत आना, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? लेकिन लू पलटकर कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं हाई हील्स पहनकर शेन खुद बैलेंस न खो दे। सोचिए, जिस लड़की की शादी किसी और से होने वाली है उसकी भी फिक्र अभी तक यही लड़का कर रहा है। दिल टूटने का असली मतलब शायद यही होता है। लू फिर भी पूछता है, कम से कम एक वजह तो बताओ, बिना कुछ कहे ऐसे क्यों चली गई? इस बार शेन का जवाब उसके दिल को पूरी तरह तोड़ देता है। मैंने तुम्हें हाउस, कार और पैसे सब दे दिए हैं, अब और कौन सा इंसाफ चाहिए? मैंने तुमसे प्यार सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम हैंडसम थे और इतने गरीब कि तुम्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सके। हम जैसे परिवारों में लव और मैरिज अलग अलग चीजें होती हैं। मेरा पति सिर्फ पेई जिंगहेंगे ही बन सकता है। ये सुनकर लू का दिल अंदर से चकनाचूर हो जाता है। उसे लगता है 4 साल का प्यार शायद सिर्फ उसकी तरफ से था। आखिरकार वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, ठीक है, खुश रहना। लेकिन पेई जिंगहेंगे इतना आसान विलन नहीं है। वो कहता है, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो मेरी एंगेजमेंट देख कर ही जाना, वरना समझूंगा कि तुमने सिर्फ मेरा नहीं पूरे शहर का अपमान किया है। लू ये सुनकर हंस पड़ता है, क्योंकि इस तरह की ओवर कॉन्फिडेंस उसने पहले भी बहुत लोगों में देखी है और उन सब का रिजल्ट बेहद बुरा हुआ था। पेई ताली बजाता है और अगले ही पल ब्लैक सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स हॉल में घुस आते हैं। वो लू को घेर लेते हैं। चुपचाप नीचे बैठ जा या फिर हम बैठाएंगे। शेन भी चिल्लाती है, लू यहाँ से चले जाओ, लेकिन पेई तुरंत उसे डांट देता है। मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी थी। शेन मजबूरी में कहती है, मैं सिर्फ नहीं चाहती कि मेरा एक्स यहाँ कोई सीन बनाए। आखिरकार बॉडीगार्ड्स जबरदस्ती लू को हॉल के एक कोने में बैठा देते हैं, लेकिन लू अब चुप रहने वाला नहीं था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी अब खेल शुरू होगा। और तभी पेई के अमीर दोस्त लू को घेर लेते हैं। उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुझे सच में लगा था कि शेन तुझे बचाएगी? आज अगर तू खुद नहीं आता तब भी हम तुझे ढूंढ कर खत्म कर देते। पूरा हॉल हंस रहा था, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वो गरीब समझकर बेइज्जत कर रहे हैं, असल में वही इस खेल का सबसे बड़ा
खिलाड़ी है। जिंगहेंगे के दोस्त लगातार लू शिंगचेन का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लू वो आराम से अपना फोन चलाने में बिजी था। उसे इन छोटे मोटे क्लाउन से बहस करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। कुछ ही देर में एंगेजमेंट सेरेमोनी खत्म हो जाती है और अब शुरू होता है बैंक्वेट, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिच फैमिलीज आपस में नेटवर्किंग कर रहे थे। इसी दौरान लू चुपचाप पेई परिवार के बारे में जानकारी निकालता है और जो सच्चाई सामने आती है वो काफी दिलचस्प थी। हाँ, पेई फैमिली इस शहर की सबसे अमीर फैमिली जरूर थी, लेकिन उनकी कोई पुरानी लेगेसी नहीं थी। सीधे शब्दों में कहें, ये लोग सिर्फ नए नए अमीर बने थे। उनकी तरक्की सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि राजधानी के कुछ बड़े लोगों का उन्हें सपोर्ट मिल गया था। इसी वजह से उन्हें करोड़ों के प्रोजेक्ट्स मिले और देखते ही देखते वो शहर के सबसे बड़े बिजनेस हाउस बन गए। लेकिन असल एलीट फैमिलीज आज भी उन्हें अपने बराबर नहीं मानती थी, इसलिए उन्होंने शेन फैमिली से रिश्ता जोड़ा। एक तरफ पेई फैमिली को हाई सोसाइटी में एंट्री चाहिए थी और दूसरी तरफ शेन फैमिली को अपनी डूबती हुई बिजनेस एम्पायर बचाने के लिए पैसा चाहिए था। मतलब ये शादी प्यार की नहीं, एक बिजनेस डील थी। तभी एक खूबसूरत लड़की लू के पास आकर बैठती है। उसका चेहरा बिल्कुल शेन जैसा था। वो अपना परिचय देती है। मैं शेन यू प्रोनाउंस्ड शेन यू है, शेन छिंगयू की छोटी बहन हूँ। फिर बिना समय बर्बाद किए धीरे से कहती है, कुछ मत बोलो, बस मेरे साथ चलो। लू को लगा शायद शेन ने ही उसे भेजा होगा, लेकिन तभी ब्लैक सूट पहने कई बॉडीगार्ड्स दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वहां से निकलना नामुमकिन था। शेन यू घबरा कर कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम अचानक यहाँ नहीं आते तो शायद मेरी दीदी को उस ठिगने और घमंडी पेई जिंगहेंगे से शादी भी नहीं करनी पड़ती। ये सुनते ही लू पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कुछ पूछ ही पाता उससे पहले पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है। सबकी नजर एंट्रेंस की तरफ जाती है। वहां कुछ यंग मैन और विमेन अंदर आते हैं। उन सबकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल थी कि पूरा हॉल अपने आप शांत हो गया। लेकिन उन सबसे आगे चल रही एक लड़की सबसे अलग थी। उम्र मुश्किल से 25 साल, लेकिन उसकी प्रेजेंस ऐसी जैसे पूरा हॉल उसी का हो। ये थी शाओ मूचिन। उसे देखते ही पेई जिंगहेंगे भागता हुआ उसके पास पहुंचता है। आप आ गई, अब मेरी एंगेजमेंट सच में कंप्लीट हो गई। लेकिन शाओ मूचिन ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सीधे शेन छिंगयू के सामने जाकर पूछती है, तुम ही शेन छिंगयू हो? शेन सिर हिलाती है। तब शाओ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, उसने खुद को कितना अच्छी तरह छिपा कर रखा था, वरना हमारी मुलाकात बहुत पहले हो जाती। पेई जिंगहेंगे को लगता है वो उसी की तारीफ कर रही है। बेचारा खुशी के मारे फूला नहीं समाता। वो सबके सामने घोषणा करता है, ये राजधानी के सबसे बड़े शाओ परिवार की यंग मिस्ट्रेस हैं और यही हमारे सबसे बड़े सपोर्टर भी हैं। पूरा हॉल तालियां बजाने लगता है। तभी पेई की नजर फिर से लू पर पड़ती है। वो चिल्लाकर कहता है, अरे सब खड़े हो गए, लेकिन ये भिखारी अभी भी बैठा है। सभी लोग लू की तरफ घूरने लगते हैं। उन्हें पूरा यकीन था अब उसकी खैर नहीं। लेकिन लू आराम से मुस्कुराते हुए शाओ मूचेन से पूछता है, क्या मुझे भी खड़ा होना चाहिए? ये सुनते ही शाओ मूचेन पहले तो चौंक जाती है, फिर जैसे ही वो लू का चेहरा ध्यान से देखती है उसका रंग उड़ जाता है। पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। उधर पेई को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। वो हंसते हुए बोला, ये मेरी होने वाली पत्नी का एक्स बॉयफ्रेंड है। सोचा था एंगेजमेंट में एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। वैसे सेरेमनी खत्म होते ही इसे डॉग फार्म में फेंक दूंगा, फिर मेरे शिकारी कुत्ते इसका काम तमाम कर देंगे। इतना सुनते ही शेन छिंगयू खुद को रोक नहीं पाती। वो गुस्से में कहती है, तुमने वादा किया था मैं तुमसे शादी करूंगी, तो तुम लू शिंगचेन को छोड़ दोगे? पेई हंस पड़ता है। उस वक्त कहा था, लेकिन ये खुद मरने चला आया है, अब मैं इसे क्यों छोड़ूं? अब शेन भागकर सीधे लू के पास पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से कहती है, तुम मुझे इतनी चिंता क्यों करवाते हो? लू मुस्कुराकर जवाब देता है, और तुम कब मानोगी कि तुम्हारा आदमी इतना कमजोर नहीं है? इतना कहकर वो सबके सामने शेन को अपनी बाहों में भर लेता है। इस बार शेन उसे दूर भी नहीं करती, बल्कि रोते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। मेरे दिए हुए पैसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। जितना दूर जा सकते हो चले जाओ, बस तुम जिंदा रहना। लेकिन शेन अभी भी एक बात नहीं जानती थी। जिस इंसान को वो बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं थी। तभी पेई के बॉडीगार्ड्स लू की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसी समय हॉल के सारे वेटर्स अचानक उनके सामने आ जाते हैं और अगले ही पल दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सिर्फ कुछ ही सेकंड में पेई के सारे बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े थे। पूरा हॉल शॉक में था। लू आराम से सोफा पर बैठ जाता है, एक पैर दूसरे पर रखता है और उसकी ऑरा देखकर कोई भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पेई गुस्से से चिल्लाता है, ये मेरी टेरिटरी है, मरना है क्या? फिर अचानक उसे कुछ समझ आता है। वो जोर से हंसने लगता है। समझ गया, शेन ने जो पैसे दिए थे उसी से तूने इन लोगों को हायर किया है। लेकिन उसे क्या पता, 1 घंटा पहले ही लू के लोगों ने पूरे हॉल के असली स्टाफ को रिप्लेस कर दिया था। मतलब शुरू से पूरा मैदान लू के कंट्रोल में था। अब पेई घबराकर शाओ मूचेन से कहता है, अपने बॉडीगार्ड्स मुझे दे दीजिए, मैं इस लड़के को अभी खत्म करता हूँ। लेकिन शाओ मूचेन उसे इग्नोर कर देती है और अगले ही पल वो झुककर पूरी रिस्पेक्ट के साथ लू शिंगचेन को सलाम करती है। पूरा हॉल पत्थर की तरह जम जाता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पेई भी घबराकर पूछती
पूछता है, आप ये क्या कर रही हैं? और तभी धड़ाम, शाओ मूचिन उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने लू शाओ की महिला पर हाथ डालने की कोशिश की? मैं आज यहाँ तेरा स्वागत करने नहीं, तेरा हिसाब करने आई हूँ। पेई हक्का बक्का रह जाता है। ये तो एक गरीब लड़का है। शाओ गुस्से से चिल्लाती है, गरीब? तूने कभी राजधानी के लू परिवार का नाम नहीं सुना? ये उसी परिवार के इकलौते वारिस हैं। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। कोई पूछता है, ये लू परिवार आखिर है कौन? दूसरा जवाब देता है, दुनिया की सबसे बड़ी हिडन बिजनेस एम्पायर। ग्लोबल टेक्नोलॉजी से लेकर इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन तक आधी दुनिया इनके इशारों पर चलती है। ये सिर्फ अमीर नहीं बल्कि दुनिया के रूल्स बनाने वालों में से हैं। और अब सबकी नजर शेन शिंगयू पर जाती है। एक ही सवाल, पूरे हॉल में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी, अगर लू शिंगचेन इतना बड़ा हेयर था तो फिर शेन शिंगयू ने पेई जिंगहेंगी की धमकियां आखिर झेली ही क्यों? हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। उधर शेन अभी भी लू को लगातार देखे जा रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी, पछतावा था और खुद पर गुस्सा भी। लू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, लेकिन तुमने कभी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। मैंने सोचा शादी के बाद सब खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन तुम तो मुझे बचाने के चक्कर में उस सुअर जैसे आदमी के हाथों अपनी इज्जत तक दांव पर लगाने चली गई। ये सुनते ही शेन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वो हैरानी से पूछती है, अब समझ आया, मैं इतनी सुंदर थी, अच्छी फैमिली से भी थी, फिर पूरे कॉलेज में किसी लड़के ने मुझे कभी प्रपोज क्यों नहीं किया? शाओ मूचिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, क्योंकि पूरे कॉलेज को पहले से पता था कि तुम लू शाओ की लड़की हो और बिना उनकी परमिशन के कोई तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करता था। इतना ही नहीं, जो लड़के कभी तुम्हें इंप्रेस करने की सोचते भी थे उन्हें चुपचाप समझाकर पीछे हटा दिया जाता था। शेन की आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। वो फिर पूछती है, तो क्या जिस विला में हम 4 साल साथ रहे वो भी तुम्हारी ही थी? लू मुस्कुराकर सिर हिलाता है, हाँ, और वहां काम करने वाले सारे सर्वेंट्स असल में मेरे बॉडीगार्ड्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रेंड भी बचपन से मेरे साथ रहने वाली मेरी ट्रस्टेड पार्टनर थी। अब शेन पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। लू धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैंने सच इसलिए छिपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे स्टेटस का प्रेशर महसूस हो, लेकिन अगर मुझे पता होता कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी तो मैं बहुत पहले ही सब सच बता देता। तुम्हें कभी पेई जिंगहेंगी की धमकियां नहीं झेलनी पड़ती। फिर लू एक ऐसी बात कहता है जो पूरे हॉल का माहौल बदल देती है। शेन फैमिली को दोबारा खड़ा करना हमारे लू परिवार के लिए सिर्फ एक सेंटेंस बोलने जितना आसान है। इतना कहकर वो पेई जिंगहेंगी की तरफ मुड़ता है। उसकी आवाज शांत थी लेकिन इतनी डरावनी कि पेई के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो अब भी खुद को बहुत बड़ा समझते हो? बस अगले ही पल पेई धड़ाम से घुटनों पर गिर जाता है। वो रोते हुए बार बार सिर पटकने लगता है, लू शाओ, मुझसे गलती हो गई। अगर आपकी पहचान पहले पता होती तो 10 जन्मों में भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लू सबसे पहले शेन से पूछता है, सच बताओ, उसने तुम्हें कहीं छुआ तो नहीं? शेन तुरंत सिर हिलाती है, नहीं, आज सुबह तुम्हें सुलाकर मैं सीधे यहाँ आ गई थी, उसने मेरी उंगली तक नहीं छुई। ये सुनकर लू चैन की सांस लेता है, फिर सिर्फ एक इशारा करता है और उसके बॉडीगार्ड्स पेई जिंगहेंगे को घसीटते हुए हॉल से बाहर ले जाते हैं। पेई लगातार चीख रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अब उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एंगेजमेंट का तमाशा खत्म होने के बाद लू और शेन सीधे उसके घर पहुंचते हैं। शेन के माता पिता, जो कुछ देर पहले तक लू को गरीब समझकर नीची नजरों से देख रहे थे, अब उसकी असली पहचान जानने के बाद उनके चेहरे पर फेक रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन लू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए शेन फैमिली की हैसियत इतनी छोटी थी कि वो उनके माइंड गेम्स के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं समझता। वो आराम से सोफा पर बैठकर कहता है, मुझे पता है कि आप लोग अपनी फैमिली को दोबारा ऊपर उठाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिए, मैं लू फैमिली के सारे रिसोर्सेज आपकी तरफ मोड़ दूंगा और शेन फैमिली पूरे शहर में फिर से सम्मान के साथ खड़ी हो जाएगी। लेकिन इतना सुनते ही शेन के पिता बीच में टोक देते हैं, हमें सिर्फ इतना नहीं चाहिए, हम सीधे राजधानी में एंट्री चाहते हैं। लू हल्का सा मुस्कुराता है, फिर शांत आवाज में कहता है, बहुत बड़ी छलांग हमेशा खतरनाक होती है, पहले अपने कदम मजबूत कीजिए। राजधानी का खेल आपकी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है, अभी अगर आप वहां गए तो बड़े लोग आपको निगल जाएंगे। लेकिन शेन की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में कहती है, अगर शेन की शादी पेई से हो जाती तो शाओ फैमिली के सहारे हम सीधे राजधानी पहुंच जाते। क्या तुम्हारा लू परिवार शाओ फैमिली से भी बड़ा नहीं है? फिर तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? शेन तुरंत बीच में बोल पड़ती है, मॉम, डैड, कृपया लू की बात मानिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही रास्ता है। लेकिन उसके पिता गुस्से से चिल्ला उठते हैं, अभी शादी भी नहीं हुई और तूने हमारा साथ छोड़कर उसके पक्ष में बोलना शुरू कर दिया। फिर वो साफ शब्दों में कहते हैं, अगर तुम हमें अभी के अभी राजधानी में स्थापित नहीं कर सकते तो तुम्हारी और शेन की शादी कभी नहीं होगी। ये सुनकर लू को आखिर समझ आ जाता है कि शेन फैमिली बर्बाद क्यों हुई थी। उन्हें मेहनत नहीं, शॉर्टकट चाहिए था, उन्हें रियलिटी नहीं, सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाई देते थे। जैसे ही लू जवाब देने वाला होता है, शेन उसका हाथ पकड़ लेती है और पहली बार वो अपने माता पिता के सामने मजबूती से खड़ी हो जाती है। हम अभी राजधानी के लायक नहीं हैं। अगर हम जबरदस्ती वहां गए तो लोग सिर्फ हमारा नहीं, लू फैमिली का भी मजाक उड़ाएंगे। पहले हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। 10 साल बाद हम अपने दम पर वहां पहुंचेंगे। लेकिन उसके पिता
पिता आग बबूला हो जाते हैं। तू मुझे सिखाएगी? मैं तेरा बाप हूँ। अब शेन भी अपना धैर्य खो देती है। वो जोर से कहती है, अगर उस समय आपने जिद नहीं की होती तो हमारी फैमिली कभी बर्बाद नहीं होती। दादाजी भी सदमे में जान नहीं गंवाते। इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपने कुछ नहीं सीखा। इतना कहकर वो लू का हाथ पकड़ती है। चलो, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। लू मुस्कुराता है। यही तो उसकी असली शेन थी, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और सही फैसला लेने वाली। रास्ते में लू शेन से पूछता है, आखिर तुम्हारे परिवार के साथ हुआ क्या था? तब शेन बताती है, कई साल पहले एक नकली हाई सोसाइटी वाला आदमी उसके पिता को करोड़ों के इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाकर ठग गया था। उसने कहा था, बस ये प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो आपकी फैमिली सीधे एलीट सर्कल में पहुंच जाएगी। पूरे परिवार ने उस इन्वेस्टमेंट का विरोध किया था, लेकिन उसके पिता नहीं माने। नतीजा, पूरी फैमिली लगभग बर्बाद हो गई। उस दिन के बाद उनके पिता के मन में सिर्फ एक ही जुनून रह गया, किसी भी कीमत पर हाई सोसाइटी में एंट्री। यहीं से उनकी हर गलती शुरू हुई और शायद यहीं से अगली सबसे बड़ी मुसीबत भी जन्म लेने वाली थी। लेकिन सवाल ये है, क्या शेन के पिता अपनी जिद छोड़ेंगे या उनका लालच इस बार लू फैमिली को भी एक खतरनाक साजिश में खींच लेगा? ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए।